नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इनसे संबंधित आप सभी के जो 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हर साल 2020 में, 2021 में, 2022 में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में आप सभी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपसे बता दूं कि अब तक आप सभी ने हमारे चैनल पर हिंदी और ड्राइंग की वीडियो देखी थी, लेकिन अब से आप सभी को साइंस और सोशल साइंस की भी वीडियो देखने को मिलेंगी। यदि आपने अभी तक कोई भी नोट्स तैयार नहीं किया है तो अब से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब से जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उन सारे वीडियोज़ का PDF फाइल मैं आप सभी को टेलीग्राम पर देता रहूँगा। यदि आपने वहाँ पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी की 2023 में जो आप सभी बोर्ड की परीक्षा देंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सभी तैयारी कर सकें। ठीक है, 70 में 70 आप सभी की तैयारी हो सकती है। यदि आप कोई भी नोट्स नहीं बनाए तो जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा सभी नोट्स मैं आप सभी को टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जल्दी से जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से जो भी नोट्स मैं आप सभी को दूँगा एक क्लिक में आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि यहाँ पर भी जो भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जो भी बोर्ड परीक्षा संबंधी जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी यदि आप बेल आइकन दबा देते हैं तो। ठीक है, चलिए फिलहाल बातें बहुत हो गई, चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप सभी का जो इकाई फर्स्ट है, ठीक है, इकाई फर्स्ट के अंतर्गत आप सभी को क्या पढ़ना होगा, भारत और समकालीन विश्व 2। ठीक है, जो कि आप सभी का इतिहास के अंतर्गत आता है। आप अभी से नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए, जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका सभी नोट्स मैं आप सभी को टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप सभी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल एक क्लिक में आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और PDF पर पासवर्ड लगी हुई है, वो पासवर्ड क्या है वीडियो के बीच में मैं आप सभी को बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। क्या है इसमें आपका खंड 1 में घटना एवं प्रक्रियाएं। ठीक है, पहला है आपका क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इनसे संबंधित जो आपका 29 बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो हर साल 2020 में, 2021 में, 2022 में पूछा जाएगा, उन सारे क्वेश्चन को पूरा कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 नंबर का आप सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का ये है कि जर्मनी के एकीकरण का आधारशिला किसने तैयार किया या किसने तैयार की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण का आधारशिला तैयार किया था। ठीक है, आप यदि हमसे वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो यह निश्चित है कि आप सभी यहाँ से 29 क्वेश्चन पूरे तैयार करके ही जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% अक्सर चांस होते हैं आप सभी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पहले पार्ट से दिए जाने का चांस होता है, आप सभी को ये भी पता ही होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है भाई, रूसो को कहा जाता है। ठीक है, रूसो एक ऐसे वैज्ञानिक है जिसे फ्रांस का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो यदि आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आप किसको लगाओगे टिक, रूसो को लगाओगे। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी क्रांति का अग्रदूत रूसो को माना जाता है, तो आप किस पर टिक लगाओगे, कौन से देश की क्रांति का अग्रदूत रूसो को माना जाता है, तो फ्रांस देश की क्रांति का अग्रदूत रूसो को माना जाता है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार करना बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे मैं आप सभी को बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए यदि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहते हो तो आप निश्चित यहाँ से 29 का 29 क्वेश्चन पूरा अच्छे से तैयार करके जाने वाला हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा सामाजिक उपबंधन। ठीक है, सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, रूसो हैं। ठीक है, रूसो एक महान दार्शनिक विचारक हैं जो सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। अच्छे से तैयार करना, अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, हमारा चौथा जो क्वेश्चन है
1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का समय किसका शासन था? यानी कि 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय कौन शासन कर रहा था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां या फिर नेपोलियन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां उस समय शासन करा था जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आरंभ हो गई थी। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी समझ में आ रहा तो आप जो भी आपको जैसा भी लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको बिल्कुल सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन जो हमारा है कि फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका कौन से वर्ग की थी भाई? मध्यम वर्ग की थी। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में कि फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका कौन से वर्ग की थी, तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग की थी। चलिए अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 6वां क्वेश्चन है हमारा कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार विभाजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू, रूसो, सिसरो जो भी हो, आप सभी की ये सब महान दार्शनिक विचारक हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकों का लिखा है। ठीक है, अनेक प्रकार की पुस्तकों को लिखा है। तो मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अधिकार विभाजन। ठीक है, अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, आगे पीछे उलट पलट के भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयार करना बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आप सभी का 7वां, बिस्मार्क जर्मन का चांसलर कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ही द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक को लिखा है, इसलिए इसके लेखक कौन माने जाते हैं? मॉन्टेस्क्यू माने जाते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉ के पुस्तक के लेखक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। हमारा 9वां क्वेश्चन ये है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखो ये एकीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जैसे इटली का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, ठीक है, जर्मन का एकीकरण, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप बिल्कुल एकदम बेझिझक तैयार करो। उसमें से आप सभी का एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है, आगे मैं आप सभी को बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप सभी को। तो क्या है आप सभी का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आपका यहाँ 10वां से क्वेश्चन से आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो हर बार धड़ाधड़ पूछा गया है। ठीक है, 2020 के ओडी में, 2022 के बीवाई में, 2022 के डबल सी में और सीडी में भी पूछा गया है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से मिला सकते हैं कि कितनी बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना कि फ्रांस की क्रांति हुई थी कितने में हुई थी? 1889 ईस्वी में। एकदम रट लो, अच्छे से तैयार कर लो कि फ्रांस की क्रांति कितने में हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 11वां है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैजिनी। ठीक है, मैजिनी यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि आप सभी का 2020 के ओडी पेपर के कोड में पूछा गया था। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है हमारा। देखो यहाँ पर भी 12वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। 2022 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया और 2020 में भी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ऐसे क्वेश्चन को मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में पूरा कवर कराऊंगा जो 2020, 21, 22 में धड़ाधड़ पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। यानी कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ से राष्ट्रवाद का आरंभ हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी का 2022 के सीए में, 2021 के आईएन में, 2020 के ओसी में और ओए में पूछा गया था। ठीक है, चलिए जो 13वां क्वेश्चन है हमारा, 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन हमारा ये है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय नेता कौन होता?
ठीक है। तो इसका नेता उस समय कौन था? ज्यूसेप गैरिबाल्डी थे। ठीक है, ज्यूसेप गैरिबाल्डी एक ऐसे नेता थे जिस समय इटली का एकीकरण आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया था 2020 के ओसी मॉडल पेपर में पूछा गया था। आप खुद मिला सकते हो, धड़ाधड़ पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है हमारा कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। ठीक है, पुनर्जागरण का अभ्युदय इटली देश से प्रारंभ हुआ या फिर इटली देश से आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया 2020 के ओए पेपर में पूछा गया था, इसलिए ये आप सभी के लिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल धड़ाधड़ आप सभी का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, आगे आप सभी का ये जो आप देख रहे हो ना 2020 का, आगे धड़ाधड़ आप सभी का 2021 में, 2022 में, 2022 का 3-4 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से 29 नंबर पक्के, यानी कि 29 बहुविकल्पी पक्के करके जाएंगे। यहाँ से आप सभी का 1-2 नंबर पक्का हो सकता है यदि आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना या फिर गणतंत्र की स्थापना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र की स्थापना हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सभी का 2020 के NX कोड के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, पेपर कोड में पूछा गया था, इस तरीके से आप सभी देख सकते हो, मिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं 16वां जो क्वेश्चन है हमारा। 16वां जो क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आप खुद ही यहाँ से मिला सकते हो भाई, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती, यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी फ्रांस में? 1848 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणराज्य की घोषणा कर दी गई थी। अब ये क्वेश्चन आप सभी का 2020 के ओसी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अच्छे से तैयार करना बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कौन से वर्ष में हुई थी? 1848 में। अब यही क्वेश्चन आप सभी का पलट के दिया जा सकता है। किस तरीके से दिया जाएगा कि इस तरीके से दिया जाएगा कि 1848 में कौन से देश में गणतंत्र की घोषणा प्रकाशित हुई थी या फिर हुई थी? तो कौन सा देश था? फ्रांस ऐसा देश था जिस देश में 1848 ईस्वी में गणतंत्र की घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस एक ऐसा देश है जिससे संबंधित है क्या? नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन का संबंध फ्रांस के देश से था। ये क्वेश्चन आप सभी का 2020 के NZ में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 18वां क्वेश्चन क्या है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूर्बो वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है कि किस संधि द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? देखो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, इटली का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप अच्छे से तैयार कर लेना बिल्कुल। यदि आप छोड़ेंगे तो आपका छूटेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, यानी कि किस संधि के द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आप सभी का। देखो यहाँ से आप सभी का धड़ाधड़ 22 वाला क्वेश्चन आया है, जो आपका 2020 में, 21 में, 22 में पूछा गया है। सब क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया 21 से। ठीक है,
10 से आप सभी का ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 10 से आप सभी का ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो आप सभी का तीनों मैच हो जाए, यानी कि 2020, 21, 22 में दिया गया था। अब 21 से क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 से आप सभी का जो धड़ाधड़ 22 में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस PDF फाइल को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप एक क्लिक में इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल में पासवर्ड लगी हुई है, वो पासवर्ड क्या है वीडियो के बीच में मैं आप सभी को बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आप सभी खुद देख सकते हैं यहाँ पर 21 के IN में 22 के CA में पूछा गया था। क्या पूछा गया कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी कि मुख्य भूमिका किसमें निभाया था? ऑटो वन बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी आपका 2022 के CA में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां जो क्वेश्चन है हमारा, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मन देश से। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था ऊपर, ऑटो वन बिस्मार्क कहाँ गया? चलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा फिर भी, हाँ यहाँ पर है। ऑटो वन बिस्मार्क कौन से देश से है? जर्मन से। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क कहाँ गया? ये है आपका ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर ये 23वां, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मन था। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? देखो ये भी क्वेश्चन 2022 में BZ में पूछा गया। 2022 के BZ में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 10 से। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल 2020 में, 21 में और 22 में पूछा गया है। ठीक है, आप खुद यहाँ से मिला सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां क्या है? निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, 2022 में BZ में पेपर के कोड में पूछा गया था। BZ के पेपर कोड में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। क्या पूछा गया? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीमित राजतंत्र था। ठीक है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का उस समय राज्य था? असीमित राजतंत्र था। ठीक है, जो कि उसका जो राजतंत्र था असीमित था, बिल्कुल सीमित नहीं था, असीमित था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा 26वां क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। जर्मन एक ऐसा देश था जो कि केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे का 2022 के BZ में पूछा गया है। उसके बाद है 27वां हमारा जो क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका ये कथन किसका है भाई? ये कथन है आपका मैटरनिक का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी का है 2020 के CB पेपर में आया है। आप खुद मिला सकते हो अच्छे से। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी को, जो वायरल है। आप सभी का 2023 में यहीं से आप सभी का चांस आने का है ही। ठीक है, आप इसको तैयार करते हैं तो यह निश्चित है आप सभी का इन सारे क्वेश्चन में से आप सभी का 1-2 नंबर का फंसना ही फंसना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आप सभी का 28वां जो क्वेश्चन है, यूसेफ मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, कौन सा था? यंग इटली। ठीक है, यंग इटली एक ऐसा संगठन था जो कि यूसेफ मेत्सिनी द्वारा स्थापित किया गया था, गुप्त संगठन। ठीक है, गुप्त संगठन का नाम क्या था? यंग इटली। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 2022 के CC में, 2022 के
CD में क्या पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 29 ये है कि जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय था। बोक्स जिस्ट का आशय क्या था, आम जनता था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया 2022 के CD पेपर में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं आप सभी को फिर से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप खुद मिला सकते हो 10, 11। ठीक है, देखो 12 में भी पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, 14 में भी पूछा गया है। ठीक है, 15 में पूछा गया है। उसके बाद देखो 16 में, 17 में भी पूछा गया है। उसके बाद देखो 18 में नहीं पूछा गया। 17 तक ये जान लो कि आप सभी का जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक आप सभी का धड़ाधड़ पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ है, यहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, 21 से लेकर 29 तक। ठीक है, 21 से 29 तक ऐसे क्वेश्चन है जो आपका हर बार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को पासवर्ड मिल गया होगा। आप हमें टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से इस PDF फाइल को बिल्कुल आसान तरीके से एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा संबंधित नए वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।